दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक 18 साल के लड़के से शुरू होती है जिस पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलता है जिसमें 12 लोग ज्यूरी के सदस्य होते हैं। इनका काम होता है उसके केस पर चर्चा करना और ये तय करना कि लड़का दोषी है या नहीं। जज ने फैसला किया है कि इस केस का अंतिम निर्णय यही 12 लोगों की ज्यूरी करेगी और उन्हें एक कमरे में भेज दिया जाता है ताकि वो आपस में चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि लड़का अपराधी है या निर्दोष। अगर ज्यूरी इस नतीजे पर पहुंचती है कि लड़का दोषी है तो उसे फांसी की सजा होगी, लेकिन अगर वो उसे निर्दोष मानते हैं तो उसे सम्मान पूर्वक बरी कर दिया जाएगा। ज्यूरी के सभी मेंबर्स कमरे में आ जाते हैं और वहाँ पर कोर्ट का एक सरकारी अधिकारी उन्हें बताता है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता वो कमरे से बाहर नहीं जा सकते। किसी से मिलना तो दूर, किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकते। यदि उन्हें कुछ चाहिए तो वो उस सरकारी अधिकारी से बोल सकते हैं। इतना कहकर सरकारी अधिकारी कमरे से बाहर चला जाता है। ज्यूरी के सदस्य अपने अपने नंबर के मुताबिक कमरे में बैठते हैं क्योंकि हर एक को एक खास नंबर दिया गया होता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि ये एक आसान सा मामला है क्योंकि तमाम गवाही और सबूत उस लड़के के खिलाफ ही जा रहे हैं। उन्हें विश्वास होता है कि वो जल्दी ही इस मामले का निपटारा कर लेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। वो तय करते हैं कि पहले वोटिंग करेंगे और अगर सबकी राय एक जैसी निकली तो तुरंत जाकर जज को अपना फैसला सुना देंगे। अब वोटिंग शुरू होती है और 12 जूरी सदस्यों में से 11 ये मानते हुए हाथ उठाते हैं कि लड़के ने अपने पिता की हत्या की है। जब पूछा जाता है कि कौन मानता है कि लड़का निर्दोष है तो ज्यूरी मेंबर नंबर 8 अकेला अपना हाथ उठाता है। ये देखकर बाकी सदस्य हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मामला साफ है और जल्दी ही फैसला हो जाएगा जिससे वो अपने घर पर या काम पर लौट सकेंगे। लेकिन अब एक वोट लड़के के पक्ष में होने के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा और मामले पर अब और विचार करना होगा। इस स्थिति से सभी ज्यूरी सदस्य नंबर 8 से चिढ़ जाते हैं और आपस में सवाल करने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी एक सदस्य कहता है कि हमें किसी तरह 8 नंबर के सदस्य को ये विश्वास दिलाना होगा कि लड़का ही दोषी है। इसके बाद सभी ज्यूरी सदस्य कोर्ट में पेश की गई बातों को एक एक करके याद करते हुए गहराई से चर्चा करने लगते हैं। ज्यूरी के 11 सदस्य पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करते हैं कि लड़का अपराधी है और उनके इस विश्वास का आधार कई ठोस सबूत है। पहला सबूत था वो आदमी जो घर के नीचे रहता था। उसने गवाही दी कि उसने देखा था कि वो लड़का अपने पिता की हत्या के बाद भाग रहा था। उसकी गवाही ने इस मामले को एक मजबूत आधार दिया क्योंकि उसने एक सीधे दृश्य की बात की थी। दूसरा सबूत था वो चाकू जिससे हत्या की गई थी। ये चाकू घटना स्थल पर मिला था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि लड़के ने उसी शाम को वो चाकू खरीदा था। ये तात्कालिक संबंध इस बात को मजबूती देता था कि वो चाकू हत्या के समय लड़के के पास था। तीसरा गवाह वो औरत थी जो उस लड़के के घर के सामने वाली इमारत में रहती थी जो रेलवे ट्रैक की दूसरी ओर था। उसने दावा किया था कि उसने लड़के को हत्या करते हुए देखा था और वो उसे पहले से पहचानती थी। उसकी गवाही ने लड़के के खिलाफ मामले को और मजबूत किया क्योंकि उसने उस समय की घटना का प्रत्यक्षदर्शी बयान दिया। ये 3 प्रमुख सबूत थे जिसकी वजह से ज्यूरी का अधिकांश हिस्सा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि लड़का ही अपने पिता की हत्या का दोषी है। तभी ज्यूरी सदस्य नंबर 3 खड़े होकर ज्यूरी सदस्य नंबर 8 से कहते हैं, आप भी हमारे साथ अदालत में थे, आपने सब कुछ सुना। क्या आपको सच में लगता है कि उस लड़के ने अपने पिता की हत्या नहीं की? ज्यूरी सदस्य नंबर 8 जिन्होंने लड़के के पक्ष में वोट दिया था वो जवाब देते हैं कि वो सिर्फ 18 साल का बच्चा है। इस पर ज्यूरी सदस्य नंबर 3 कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये मामला पूरी तरह से स्पष्ट है। सारे सबूत लड़के के खिलाफ हैं। वो दोषी है और उसने अपने पिता की हत्या की है और 18 साल की उम्र में कोई बच्चा नहीं होता। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 फिर ज्यूरी सदस्य नंबर 8 से सवाल करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं अदालत में सुने गए सभी सबूतों को यहाँ दोहराऊं? ज्यूरी सदस्य नंबर 8 कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमें इस पर फिर से सोचने का मौका देना चाहिए। आखिरकार ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और हमारे फैसले से उसे फांसी हो सकती है या उसे पूरी तरह से सम्मान पूर्वक बरी किया जा सकता है। ये सुनकर बाकी ज्यूरी सदस्य और लगभग सभी नंबर 8 के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि लड़के ने अपने पिता की हत्या की है। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 कहते हैं कि मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है, मैं इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 7 बोलते हैं कि मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया, इसका मतलब है कि मेरे लिए ये फैसला लेना आसान था। मैं मानता हूँ कि लड़का दोषी है। आप कितनी भी देर बहस करें मेरा मत नहीं बदलेगा
और यहाँ बाकी सभी लोग भी यही मानते हैं कि लड़का गुनहगार है। अगर हम 5 मिनट में फैसला कर लें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 जवाब देते हैं कि अगर हम इस फैसले पर 1 घंटे बाद भी पहुंच जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी जिस बेसबॉल मैच में आप जाना चाहते हैं वो 1 घंटे के बाद शुरू होगा। दरअसल ज्यूरी सदस्य नंबर 7 बेसबॉल मैच देखने के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन अब सभी सदस्य यहीं अटके हुए हैं। वोटिंग में 11 लोगों ने लड़के को दोषी माना और सिर्फ 1 ने उसे निर्दोष माना। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 12 एक सुझाव देते हैं कि मुझे लगता है कि हमें ज्यूरी सदस्य नंबर 8 को ये यकीन दिलाना चाहिए कि लड़का दोषी है। ये सुझाव बाकी सभी को सही लगता है और वो मिलकर ज्यूरी सदस्य नंबर 8 को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि लड़का गुनहगार है। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 सबसे पहले उस गवाह का जिक्र करते हैं जो उसी इमारत के नीचे वाले कमरे में रहता था जहाँ हत्या हुई थी। वो एक बुजुर्ग आदमी था। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 बताते हैं कि उस बुजुर्ग ने कहा था कि उसने झगड़े की तेज आवाजें सुनी थी और फिर एक चीख सुनी जिसमें कहा गया कि मैं तुझे मार डालूंगा। इसके बाद एक जोर की आवाज आई जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। जब उस बुजुर्ग ने दरवाजा खोला तो उसने लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची और कमरे में गई तो उन्होंने लड़के के पिता को मृत पाया। उसके दिल में 4 इंच गहरा चाकू धंसा हुआ था। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 आगे कहते हैं कि ये हत्या उसी लड़के ने की थी। मुझे पता है कि वो सिर्फ 18 साल का है, लेकिन उसका अपराध बहुत गंभीर है। उसे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद एक और ज्यूरी सदस्य उस महिला गवाह के बारे में बताते हैं जिसने हत्या को अपनी आंखों से देखा था। वो महिला रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ रहती थी। उसने कहा कि गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने लड़के को अपने पिता को चाकू मारते हुए देखा। हालांकि उस समय एक ट्रेन गुजरी थी, लेकिन अदालत में यह साबित हो चुका था कि यदि ट्रेन की लाइट्स बंद हो तो भी दूसरी ओर होने वाली गतिविधियों को साफ साफ देखा जा सकता है। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 प्रतिक्रिया देते हैं कि हमें सबसे पहले उन लोगों की गवाही पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने बाप बेटे के बीच झगड़े की आवाजें सुनी थी, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि झगड़े की वजह क्या थी या दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी और देखा कि लड़का घर से बाहर चला गया। इन सब चीजों से हमें क्या ठोस सबूत मिलता है जिससे साबित हो कि लड़के ने अपराध किया। ये सुनकर एक ज्यूरी सदस्य टिप्पणी करता है, इससे खास कुछ साबित नहीं होता। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 जवाब देते हैं कि शायद कुछ लोग इसे हत्या की एक वजह मान सकते हैं, लेकिन इस लड़के के लिए थप्पड़ खाना कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में कई बार थप्पड़ खाए हैं। उसके लिए ये एक आम बात है। वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस लड़के का समाज लड़ाई झगड़े और मारपीट से भरा हुआ है और उसे इन स्थितियों की अच्छी समझ है। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 4 कहते हैं कि शायद ये 2 थप्पड़ ही वो अंतिम थप्पड़ थे जिनके बाद लड़के का धैर्य टूट गया और उसने अपनी सीमा पार कर दी। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 7 कहते हैं कि इस लड़के का इतिहास बहुत खराब है। उसने 10 साल की उम्र में अपने शिक्षक पर पत्थर फेंका था जिसके लिए उसे सजा मिली थी। 15 साल की उम्र में उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया था। उसकी संलिप्तता कई चोरियों से भरी हुई है और वो चाकू चलाने में भी माहिर है। इसके बाद सभी ज्यूरी सदस्य अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने लगते हैं। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 जो लड़के की निर्दोषता के पक्ष में है, जिन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया है, वो कहते हैं कि मैंने पूरी सुनवाई ध्यान से सुनी है। मुझे लगता है कि लड़के का सरकारी वकील बहुत कमजोर था। उसने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछने के मौके गवा दिए। मैं उस चाकू को भी देखना चाहूंगा जिसका उपयोग लड़के ने अपने पिता की हत्या के लिए किया था। जिसके बाद वो सरकारी अधिकारी उस चाकू को लेकर आता है और ज्यूरी सदस्य नंबर 4 ध्यान से चाकू को देखते हुए कहते हैं कि इस चाकू को गौर से देखिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चाकू कभी नहीं देखा। जिस दुकानदार ने ये चाकू लड़के को बेचा था उसने भी माना कि उसने पहले कभी ऐसा चाकू नहीं देखा। लड़के का कहना है कि उसने ये चाकू खरीदा था और उसकी जेब फटी हुई थी जिससे चाकू गिरा था। फिर उसी रात संयोगवश इसी चाकू से उसके पिता की हत्या कर दी गई। ये बहुत अजीब और असंभव सा लगता है। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 इसका जवाब देते हैं कि मुझे भी लगता है कि ये असंभव है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 तुरंत प्रतिवाद करते हैं कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 8 अपनी जेब से एक चाकू निकालते हैं जो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हत्या के मामले में इस्तेमाल हुआ था और वो उसे टेबल पर रख देते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते
जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये चाकू उन्हें कहां से मिला, तो वो बताते हैं कि कल रात जब मैं उस लड़के के घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने एक दुकान से ये चाकू कुछ रुपए में खरीद लिया। इससे ये साबित होता है कि दुकानदार और अन्य लोगों का ये कहना कि ऐसा चाकू मिलना मुश्किल है, ये पूरी तरह से गलत है। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 8 कहते हैं कि अब एक बार फिर से वोटिंग करें। अगर फिर भी 12 में से 11 लोग उस लड़के को दोषी मानते हैं तो उसे अपराधी मान लिया जाएगा। इसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और इस बार सभी ज्यूरी सदस्यों को अपने वोट गुप्त रूप से पर्ची पर दर्ज करने के लिए कहा जाता है। सभी का मानना है कि मामला अब सुलझ चुका है और लड़का दोषी साबित हो जाएगा, इसलिए वो घर लौटने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो ये पता चलता है कि किसी ने अपना वोट बदल दिया है। अब 10 ज्यूरी लड़के को दोषी मानते हैं जबकि 2 लोग उसे निर्दोष मानते हैं। ये जानकर सभी ज्यूरी सदस्य नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं कि किसने अपना वोट बदला है। ज्यूरी सदस्य नंबर 9 सामने आते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ही अपना वोट बदला है। वो बताते हैं कि उन्होंने ये बदलाव एक साथी के समर्थन के लिए किया है, हालांकि वो अब भी मानते हैं कि लड़का दोषी है। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 12 सवाल उठाते हैं कि मान लें कि लड़के ने अपने पिता की हत्या नहीं की तो फिर हत्या किसने की। इस पर ज्यूरी सदस्य नंबर 8 जवाब देते हैं कि उसके पिता अच्छे इंसान नहीं थे, उनकी आदतें जुआ खेलना और झगड़ा करना थी। हाल ही में लड़के के पिता ने एक आदमी का हाथ तोड़ा था जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हो सकता है कि उसी आदमी ने उनकी हत्या की हो, लेकिन ये पता लगाना कि हत्या किसने की ये पुलिस का काम है। हमारा काम केवल ये तय करना है कि लड़के ने अपने पिता की हत्या की थी या नहीं। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 3 कहते हैं कि चलिए इन सब तर्कों को छोड़ देते हैं और उस बुजुर्ग आदमी की गवाही पर ध्यान देते हैं जो उस कमरे के नीचे रहता है जहां हत्या हुई थी। उसने बताया था कि उसने लड़के को ये कहते हुए सुना कि मैं तुझे मार डालूंगा और इसके बाद एक चीख सुनी, फिर किसी के गिरने की आवाज आई। जब वो बाहर आया तो उसने लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। हम इस गवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिरकार वो बुजुर्ग आदमी झूठ क्यों बोलेगा। इस पर ज्यूरी सदस्य नंबर 9 प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने उस बुजुर्ग आदमी को अदालत में ध्यान से देखा। उसके पैर पर लकवा था और वो मुश्किल से चल पा रहा था। वो एक साधारण और सहमा हुआ व्यक्ति है जिसे शायद पूरी जिंदगी कभी भी कोई महत्वपूर्ण मौका नहीं मिला। अगर उसे ऐसा मौका मिला है तो वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। ज्यूरी सदस्य नंबर 7 पूछते हैं कि क्या आप कह रहे हैं कि उस बुजुर्ग आदमी ने झूठ बोला ताकि उसे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिल सके। ज्यूरी सदस्य नंबर 9 जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कहना है कि उसने वास्तव में मैं तुझे मार डालूंगा जैसी आवाज सुनी और उसने मान लिया कि ये आवाज उसी के लड़के की थी। तभी एक ज्यूरी सदस्य कहता है लेकिन उस बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा कि लड़का सीढ़ियों से तेजी से भाग रहा था। उसने न केवल लड़के को भागते हुए देखा बल्कि उसे गिरने की आवाज भी सुनाई दी थी। अब ज्यूरी सदस्य नंबर 8 कहते हैं कि आइए इस पर फिर से गौर करते हैं। उस बुजुर्ग के कमरे से सीढ़ियों तक की दूरी लगभग 50 फीट है। अब ये मानना काफी कठिन है कि एक ऐसा आदमी जिसे लकवा है वो इतनी जल्दी इस दूरी को तय कर सकता है। ये दावा करना कि उसने 15 सेकंड में ये दूरी तय की ये बिल्कुल भी सहज नहीं है। इसके बाद ज्यूरी सदस्य मिलकर उस कमरे में एक बार फिर से एक्ट करते हैं। इस बार ज्यूरी सदस्य नंबर 8 बुजुर्ग आदमी का किरदार निभाते हैं और 50 फीट की दूरी को 41 सेकंड्स में पूरा करते हैं। ये दूरी वो इतने समय में पूरी करते हैं जबकि बुजुर्ग ने दावा किया था कि उसने इस दूरी को सिर्फ 15 सेकंड्स में तय किया था। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 टिप्पणी करते हैं कि ये संभव है कि बुजुर्ग ने सिर्फ किसी के गिरने की आवाज सुनी और फिर भागने की आवाज सुनकर ये मान लिया कि ये उसी लड़के की आवाज है जिसके पिता की हत्या हुई थी। इस तर्क के बाद कई ज्यूरी सदस्य प्रभावित होते हैं और एक बार फिर से वोटिंग करने की मांग की जाती है। इस बार की वोटिंग के नतीजों के अनुसार 6 ज्यूरी सदस्य लड़के को दोषी मानते हैं जबकि 6 अन्य उसे निर्दोष मानते हैं। इसका मतलब है कि वोटिंग पूरी तरह से बराबरी पर आ गई है। फिर ज्यूरी सदस्य नंबर 10 का कहना होता है कि अब हम इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि स्थिति जटिल हो गई है। जो 6 सदस्य लड़के को दोषी मानते हैं वो अपने फैसले को बदलने को तैयार नहीं है। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 कहते हैं कि मुझे लगता है कि अदालत हमारे इस फैसले को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। हमने पहले ही 2-2.5 घंटे तक बहस की है और हमें इस पर 1-2 घंटे और चर्चा करनी चाहिए। हमारी बहस काफी गर्मा गर्मी से भरी हुई है और स्थिति झगड़ने की ओर बढ़ चुकी है। इसके बाद ये तय किया जाता है कि इस मुद्दे पर और चर्चा की जाएगी और बाकी गवाहों और सबूतों पर फिर से गौर किया जाएगा। तब ज्यूरी सदस्य नंबर 2 कहते हैं कि मैं इस चाकू को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। चाकू की जांच के बाद वो बताते हैं कि चाकू से ऊपर से नीचे की ओर हमला किया गया है। चूँकि लड़के की ऊंचाई उसके पिता से कम है, उनका
मानना है कि कोई कम ऊंचाई वाला व्यक्ति ऐसे वार नहीं कर सकता। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 3 कहते हैं कि मुझे चाकू दो। वो ज्यूरी सदस्य नंबर 8 को सामने खड़ा होने के लिए कहते हैं और चाकू को उसी तरह से पकड़ते हैं जैसे ऊपर से हमला किया गया हो। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 ये दिखाते हैं कि ऐसा हमला होना संभव है और उनके तर्क से कुछ लोग सहमत हो जाते हैं। तभी ज्यूरी सदस्य नंबर 5 जो उसी इलाके से हैं जहां लड़का बड़ा हुआ, वो कहते हैं कि मुझे ये चाकू दिखाइए। वो बताते हैं कि उनके बचपन में चाकू चलाना और हिंसा सामान्य बात थी। वो आगे कहते हैं कि इस चाकू का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता। ये एक बटन वाला चाकू है जिसे खोलकर नीचे की ओर वार किया जाता है। अगर कोई ऊपर से वार करना चाहता है तो उसे पूरी तरह से अपनी पकड़ बदलनी पड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लड़का चाकू चलाने में माहिर है। एक माहिर व्यक्ति सही तकनीक को अपने आप सही तरीके से अपनाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त बिना सोचे समझे सही दिशा में चलते हैं। एक चाकू चलाने में माहिर व्यक्ति को भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाथ अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगते हैं। ये सुनकर ज्यूरी सदस्य नंबर 3 गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुमने हत्या करने का कोई प्रशिक्षण लिया है? इस पर ज्यूरी सदस्य नंबर 5 अपनी शर्ट को ऊपर करके अपने पेट पर एक पुराने घाव का निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि ये निशान मुझे इसी प्रकार के चाकू से मिला था। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 फिर से सवाल करते हैं कि क्या तुम उस वक्त वहाँ थे जब हत्या हुई थी? तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता? ज्यूरी सदस्य नंबर 5 जवाब देते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन आप भी तो वहाँ नहीं थे। और अब ये साफ हो गया है कि लड़का जो चाकू चलाने में माहिर है उस तरीके से हत्या नहीं करेगा जिस तरीके से उसके पिता की हत्या की गई थी। ये सुनकर ज्यूरी सदस्य नंबर 7 जो पहले से ही पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि लड़के ने अपने पिता की हत्या की है, वो अपना मत बदलते हैं और कहते हैं कि अब मेरा वोट है निर्दोष। इसके बाद एक बार फिर से वोटिंग की जाती है। परिणाम स्वरूप 9 ज्यूरी सदस्य अब मानते हैं कि लड़का निर्दोष है, जबकि 3 लोग अभी भी उसे दोषी मानते हैं। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 8 जो शुरुआत से ही लड़के की बेगुनाही की वकालत कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि लड़का निर्दोष है या गुनहगार। वो दोषी भी हो सकता है और निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन मेरे मन में अभी भी संदेह है और यही संदेह हमें यहाँ बहस करने पर मजबूर कर रहा है। इसके बाद वो उन 3 ज्यूरी सदस्य से पूछते हैं कि अगर आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि लड़के ने हत्या की है तो कृपया बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ज्यूरी सदस्य नंबर 4 जवाब देते हैं कि आपके तर्क खासकर चाकू के बारे में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उस महिला गवाह की गवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो महिला जो रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर एक इमारत में रहती है, उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि लड़के ने अपने पिता की हत्या की थी। उसने गुजरती ट्रेन के आखिरी डिब्बों की खिड़कियों से देखा कि लड़के ने ऊपर से चाकू मारकर अपने पिता की हत्या की। ये गवाही बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नकारना आसान नहीं है। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 ज्यूरी सदस्य नंबर 4 की बातों से पूरी तरह से सहमत होते हुए कहते हैं, सच में चाहे हम अन्य सबूतों को नजरअंदाज भी कर लें, लेकिन उस महिला गवाह की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 12 अपनी राय बदलते हुए कहते हैं कि अब मुझे पूरा विश्वास है कि लड़के ने ही अपने पिता की हत्या की है, इसलिए अब मेरा वोट है गुनहगार। अब फिर से वोटिंग की जाती है। इस बार 4 ज्यूरी सदस्य लड़के को दोषी मानते हैं, जबकि 8 सदस्य उसे निर्दोष मानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सबूत सिर्फ उस महिला की गवाही रह जाती है जिसने हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखा था। इस स्थिति को देखकर कमरे में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 निराश होकर कहते हैं कि हम इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। हमें अदालत को ये बता देना चाहिए कि हम अपने फैसले पर नहीं पहुंच सके। ज्यूरी सदस्य नंबर 4 सहमति के साथ कहते हैं कि हमें एक समय तय करना चाहिए, फिर अदालत को जाकर सूचित करना चाहिए कि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। जब वो ये कहते हैं तो वो अपनी नाक को सहलाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ी असुविधा हो रही है। ज्यूरी सदस्य नंबर 9 जो ज्यूरी सदस्य नंबर 4 की असहजता को नोटिस करते हैं, वो पूछते हैं कि आपने अभी अपनी नाक को छुआ, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? ज्यूरी सदस्य नंबर 4 जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ थोड़ी तकलीफ हो रही है। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 9 सवाल करते हैं कि माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपने जिस जगह को छुआ वहाँ 2 निशान हैं, क्या ये चश्मे के निशान हैं?
तो ज्यूरी सदस्य नंबर 4 कहते हैं कि हाँ, ये चश्मे के निशान हैं। ज्यूरी सदस्य नंबर 9 फिर कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन उस महिला जिसने रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर से हत्या होते हुए देखने का दावा किया, उसके आंखों के पास चश्मे के निशान थे। मैंने गौर से देखा था और इसका मतलब है कि वो महिला चश्मा पहनती थी। ये सुनकर बाकी ज्यूरी सदस्य भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने भी उसके चेहरे पर वही निशान देखे थे। फिर ज्यूरी सदस्य नंबर 8 कहते हैं कि उस महिला ने कहा था कि वो सोने की कोशिश कर रही थी और अचानक उसने खिड़की से बाहर हत्या होते हुए देखी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हो सकता है कि उसे चश्मा पहनने का समय ही ना मिला। उसने हत्या देखी तो थी, लेकिन शायद उसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखा। उसे सिर्फ धुंधली आकृति दिखी और उसने मान लिया कि वही लड़का अपने पिता की हत्या कर रहा था। क्या ये संभव नहीं है कि उससे गलती हुई हो? ज्यूरी सदस्य नंबर 3 गुस्से में कहते हैं कि नहीं, उस महिला से गलती नहीं हो सकती। ये उनका कहना है क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़के को सजा मिले। इसके बाद ज्यूरी सदस्य नंबर 8 उन सभी ज्यूरी सदस्यों से पूछते हैं जिन्होंने लड़के को दोषी माना था। अब इनमें से 3 सदस्य अब ये मानते हैं कि लड़का निर्दोष हो सकता है और महिला ने शायद सही से कुछ नहीं देखा हो। अब 12 में से 11 सदस्य ये मानते हैं कि लड़का निर्दोष है, जबकि केवल ज्यूरी सदस्य नंबर 3 अब भी उसे दोषी मानते हैं। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 कहते हैं कि महिला की गवाही के अलावा भी अन्य सबूत हैं। चाकू और वो बुजुर्ग आदमी जिसने सब कुछ सुना था, ये सब भी महत्वपूर्ण है। इस पर एक अन्य ज्यूरी सदस्य जवाब देते हैं कि आप कुछ समय पहले ही कह रहे थे कि सभी सबूतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और अब हमारे पास केवल एक ही सबूत बचा है, वो महिला। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 गुस्से में भरकर चिल्लाते हैं, मैं साफ साफ कहता हूँ कि वो लड़का दोषी है, वो पूरी तरह से गुनहगार है। ज्यूरी सदस्य नंबर 8 उनकी बातों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि हमें ये जानने की जरूरत है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम आपके तर्क पर शक कर रहे हैं। इस पर ज्यूरी सदस्य नंबर 3 और भी उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे मुझे यहाँ इस कमरे में अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना बितानी पड़े, आप मेरा फैसला नहीं बदल सकते। फिर वो भावुक होकर बताते हैं कि उस लड़के ने अपने पिता से कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा और उसने ये उस आदमी से बोला था जिसने उसे पैदा किया था। इसके बाद वो अपनी निजी कहानी साझा करते हैं कि मेरा भी एक बेटा था, एक दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ उसकी याद में मर गई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर दिन अकेले इन कमरों में बैठा रहता हूँ, दीवारों को घूरता रहता हूँ। ये अकेलापन उस चाकू से भी ज्यादा दर्दनाक है जो मुझे हर दिन मानसिक रूप से घायल करता है। इसके बाद वो अपनी भावनाओं को और भी स्पष्ट करते हुए अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हैं। फिल्म के इस हिस्से में ज्यूरी सदस्य नंबर 8 धीरे से ज्यूरी सदस्य नंबर 3 के पास जाते हैं और भावुकता के साथ कहते हैं कि वो लड़का आपका बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है, उसे भी जीने का पूरा हक है। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 इस बात को सुनकर चुप हो जाते हैं और अपनी भावनाओं से जूझते हुए धीमे स्वर में कहते हैं कि ठीक है, वो लड़का निर्दोष है। इस स्वीकृति के साथ ज्यूरी सदस्य एकमत होकर निर्णय लेते हैं कि लड़का निर्दोष है। सभी सदस्य फिर एक एक करके कमरे से बाहर निकलते हैं। अंत में ज्यूरी सदस्य नंबर 3 और ज्यूरी सदस्य नंबर 8 साथ साथ बाहर आते हैं। ज्यूरी सदस्य नंबर 3 उदासी से कहते हैं कि 2 साल पहले मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था और तब से वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। खुद की व्यक्तिगत परेशानी से हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि जैसा किसी ने हमारे साथ किया है वैसा हर कोई करता होगा। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ प्यार बांटने वाले तो कुछ नफरत फैलाने वाले, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ खुशियां ही बांटते हैं, नफरत की उनके अंदर कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।